मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ओके, द टॉपिक इज डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। भी डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस होता क्या है हम लोग वो देखेंगे। ठीक, तो मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या थे। तो सेल मेम्ब्रेन्स के 3 फंक्शंस थे। पहला तो सेपरेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करने का काम करता था सेल मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन था फॉर्मेशन, अलाउ करता था कुछ मटेरियल्स को अंदर आने से और कुछ को बाहर जाने से। ठीक है। तीसरा था प्रिवेंट करता था कुछ अदर मटेरियल्स को अंदर आने से। ठीक है। अभी हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, तो जाने तो बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए, बट आपके सिलेबस में जो है मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 2 हैं। पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया अगर रेस्पिरेशन करेगा तो उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो रेस्पिरेशन के बाद से आपको पता है CO2 बनता है, तो उसको भी तो सेल से बाहर निकालना है ना, नहीं तो सेल तो डेड हो जाएगा ना। यानी कि ऑक्सीजन को सेल के अंदर एंट्री कैसे करवाएंगे, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और CO2 को सेल मेम्ब्रेन से बाहर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग वही आज देखेंगे। सेकेंडली देखेंगे कि वाटर कैसे अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, चलिए, तो एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ओके, एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर, ये दोनों को, इस दोनों प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इस डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। समझ में आ गया। अभी देखिए, ये दोनों रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम अलग अलग वर्ड है, एकदम रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, देखो ये जो डिफ्यूज़न है ना, ये हर तरह के मॉलिक्यूल में हो सकता है, गैस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी। क्या हो सकता है, तो मिक्स हो सकता है। जब भी 2 सब्सटेंस मिक्स होते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि वो डिफ्यूज्ड हो गए हैं, उनका डिफ्यूज़न हुआ है। ठीक है, अभी वो चाहे 2 मॉलिक्यूल गैसियस हो, या 2 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हों, या 2 मॉलिक्यूल सॉलिड के हों। ठीक है, वहाँ पे हम लोग तीनों तरह के केसेस में बोलेंगे कि डिफ्यूज़न हो गया है। बट अगर ये सिर्फ लिक्विड में ऐसा हुआ है, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ लिक्विड में हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ऑस्मोसिस हुआ है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब पूछेगा तो प्रोसेस क्या बताएंगे, डिफ्यूज़न, और एक्सचेंज ऑफ वाटर पूछेगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन तो क्या आंसर बताएंगे, ऑस्मोसिस। क्लियर है। अभी आइए डिफ्यूज़न क्या होता है। जस्ट मैंने जो कहा वही मैंने लिखा भी है। डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो, या फिर सॉलिड हो। ठीक है, देखो डिफ्यूज़न जो है ना, मेनली केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पढ़ना भी है 3rd चैप्टर में। ठीक है ना, तो जब 3rd चैप्टर की बारी आएगी तो वहाँ पे आप पढ़ लेना, बट इसका यूज़ थोड़ा सा बायो में भी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको हिंट कर रही हूँ। ओके, तो बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्सिंग का जब बात आता है ना, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि नेचुरली क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा कोई भी मटेरियल है वहाँ से कम मटेरियल की तरफ ही मूव करेगा ना। अब जैसे माउंटेन से जब वाटर फ्लो होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना। तो अब एयर भी चलता है, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, हाई प्रेशर जहाँ ज़्यादा एयर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है। समझ में, ये नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह की आपके एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। उसी तरीके से जब भी डिफ्यूज़न होता है तो जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ फ्लो करता है, यानी कि मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का वो किधर से किधर होगा, वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एकदम इजी सा डेफिनेशन है, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ ना आता हो। ठीक है, अच्छा हाँ, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन। ओके, तो इसको याद कर लेना बेटर होगा। ठीक,
चलिए, ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह वाटर मॉलिक्यूल लिख दोगे ना, बस यही हो जाएगा डेफिनेशन ऑस्मोसिस का, जो कि मैंने आप आगे लिखा है, आप उसको बाद में देखना, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का यूज़ क्या है, तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस से होगा, ठीक है। अच्छा, क्या इसे प्लांट में ऐसा होता है क्या? प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन से होता है, ठीक। क्या एनिमल्स में भी ऐसा होता है, हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारी बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू ना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकता है, ज़्यादा CO2 बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। आपको 10th में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं जो कि अंदर हैं, स्किन के अंदर हैं, वहाँ तक तो इन्वायरमेंट का कांटेक्ट नहीं बनेगा ना, है ना। तो कांटेक्ट नहीं बने, अभी हार्ट का सेल है, हार्ट के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट का सेल तो स्किन के अंदर है, तो स्किन के अंदर है, तो इन्वायरमेंट उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना, बीच में तो स्किन आ जाता है। अभी डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो हम लोग तो चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन को अंदर लें और CO2 को बाहर निकाले तो हम लोग डेथ हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से नेचर ने हमें अलग से ऑर्गन सिस्टम प्रोवाइड कराया है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज दिया गया है, लंग्स है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको एनिमल्स मिल जाएंगे डाइवर्सिटी चैप्टर में, ठीक है, बायो के डाइवर्सिटी चैप्टर में, जिसमें कि जैसे अमीबा को देख लो, स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रॉग हो गया। तो उन लोगों में क्या होता है ना कि इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है। क्लियर है? चलिए, फिलहाल हम लोग प्लांट की बात करते हैं। अच्छा, प्लांट में भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है। चूंकि हम लोग डिफ्यूजन को इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि डिफ्यूजन आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ओके। क्वेश्चन आता है कि हाउ इज द गैसेज लाइक O2 एंड CO2 मूव इन एंड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन कैसे सेल के अंदर जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर छोटे छोटे एनिमल्स के सेल हो, यूनिसेलुलर सेल्स हो, ठीक है ना, आपको डाइवर्सिटी में पढ़ना है। चलिए, तो ये जो इन एंड आउट है ना गैसेज का थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो कैसे होता है, इसका एक वर्ड में कोई आंसर पूछे तो क्या बोलेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जस्ट मैंने अभी जो बताया ना, मैंने वही लिखा है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ में आए। एक बार देखो, चूंकि द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द इन्वायरमेंट इज हायर, सबको पता है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर तो ऑब्वियसली इतना तो होगा नहीं ना, कम ही हो, वैसे भी सेल के अंदर तो हमेशा कंजम्पशन होता रहता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे भी हायर से लोअर की तरफ। तो हायर कहाँ था, इन्वायरमेंट में, और लोअर कहाँ था, सेल में, यानी इन्वायरमेंट से सेल के में चला आया ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी बना रखा है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन है और सेल के अंदर कम है, तो इन्वायरमेंट से सेल में देखो अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, देखो, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। अब CO2 को बाहर भी तो निकालना है ना, तो देखो, अभी जब भी सेल में रेस्पिरेशन होगा तो प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, यानी कि सेल के अंदर अब CO2 ज़्यादा हो गया, और इन्वायरमेंट में तो आपको पता है CO2 बहुत कम होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इनसाइड द सेल कंपेयर टू द इन्वायरमेंट, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। देखो, CO2 बाहर निकल रहा है, सेल से CO2 बाहर निकल रहा है। इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्लांट्स में भी और जितने भी लोअर ग्रेड के एनिमल्स हैं, आपको डाइवर्सिटी में पढ़ना है, उनमें भी। ओके, क्लियर होगा। चलो, ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया होगा, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो, आई होप आपको डिफ्यूज़न समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ऑस्मोसिस की तरफ आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का स्पेशल टाइप है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न,
ठीक है, इन विच वाटर मॉलिक्यूल, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये भी वही प्रोसेस है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अभी देखो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑस्मोसिस तो सिर्फ वाटर में होता है ना, गैसेज में और सॉलिड में तो होता नहीं है, उसको तो डिफ्यूजन बोलेंगे फिर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जब पानी फ्लो करता है ना, वाटर का मॉलिक्यूल फ्लो करता है, किसके थ्रू, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो बोलते हैं उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस, ठीक है। अब आइए, आपको ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है ना, ऑस्मोसिस को कहाँ यूज़ करना है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। देखो, प्लांट, पहले हम लोग प्लांट की बात करेंगे। प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का थ्रू रूट हेयर्स, वो किस प्रोसेस से होता है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, क्योंकि जो रूट हेयर्स हैं वो भी तो सेल के बने हैं, वहाँ पे भी तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी रूट में तो कम वाटर होगा क्योंकि सारा का सारा वाटर तो वो ऊपर भेज रहा है लीव्स को खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। सॉइल में कंपैरेटिवली ज़्यादा वाटर होगा, ठीक, तो सॉइल से पूरा का पूरा वाटर किधर चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होता है ऑस्मोसिस का, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे चना है, अब चना को फुला देते हो जब पानी में रात भर, तो क्या होता है, चना में तो पानी बिल्कुल नहीं होता है, एकदम सूखा होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब जब उसको पूरा का पूरा केटल में जब रखते हो, पानी से भरे हुए केटल में, तो पूरा का पूरा पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है, हाइयर कंसनट्रेशन रीजन से लोअर की तरफ चला जाता है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आपको आगे मैं बताऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले तो सॉल्यूशंस आपको बता दूं मैं, पढ़ना है आपको थर्ड चैप्टर में केमिस्ट्री के, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लो। देखो, ऑस्मोस सॉल्यूशंस के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। जनरली जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, अगर आप शरबत बना रहे हो, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जैसे कि चीनी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूशन होता है, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, एक सॉल्यूशन होता है इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक सॉल्यूशन होता है इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस तीनों में अंतर क्या है ना, वो देखो। जिस सॉल्यूशन, अच्छा एक और चीज़, ये जो नाम दिया गया है ना, इसमें सब में टोनिक है, और टोनिक का मतलब सॉल्यूट होता है, यानी कि सॉल्यूट को ध्यान में रख कर के तीनों को नेमिंग दिया गया है। लेकिन हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट कभी नहीं होता है, हमेशा वाटर का मूवमेंट होता है। तो कंफ्यूज मत होना, नाम दिया गया है सॉल्यूट को ध्यान में रख करके, लेकिन मूवमेंट किसका होता है, हमेशा वाटर का मूवमेंट होता है। समझ में आ गया। अभी तुम सेल की अगर बात करो तो सेल के जो कंटेंट होंगे वो सॉल्यूट का काम करेंगे, ठीक है, और सेल में जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो कंटेंट थोड़ी ना बाहर चला जाएगा, बाहर तो वाटर ही जाएगा ना, या अंदर तो वाटर ही आएगा ना, यानी कि मूवमेंट हमेशा वाटर का होता है। लेकिन नेमिंग जो दिया गया है वो दिया गया है सॉल्यूट के बेसिस पे, ठीक है। देखो, हाइपर मतलब ज़्यादा, टोनिक मतलब सॉल्यूट। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, हम एग्जाम्पल अभी लेते हैं हम लोग हनी की ले सकते हैं, या फिर आप गुलाब जामुन बनाते हो ना, गुलाब जामुन का जो पाक होता है चीनी का, उसका एग्जाम्पल ले लो। उसमें क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, चीनी ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, ठीक है। अच्छा, सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है क्या, किसी भी जनरल सेल के अंदर? हाँ बिल्कुल, कंटेंट ज़्यादा होते हैं, पानी कम होता है, ठीक है। चना के अंदर भी ऐसा ही होता है, कंटेंट ज़्यादा है, वाटर बहुत कम होता है। किसी भी सीड्स के अंदर भी ऐसा ही है, कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। चलिए, क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, इसमें पानी कम है तो लोअर वाटर कंसंट्रेशन हुआ? क्या हम इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, इसमें पानी बहुत कम है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है। अच्छा, क्या हम इसको हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है। यानी कि चारों टर्म्स जो हैं सेम चीज़ को प्रेफर करते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, कंफ्यूज मत होना, चारों टर्म एक ही हैं, ठीक है। अब आइए इसका अपोजिट,
हाइपोटोनिक यानी कि सॉल्यूट कम है, तो ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा होगा, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन। तो क्या हम इसको डाइल्यूट बोल सकते हैं क्या? अल्कोहल को भी तो डाइल्यूट करके ही पीते हैं, होम्योपैथ का दवा भी डाइल्यूट करके ही खाते हैं, है ना। अच्छा, क्या हम इसको लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट कम है तो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये चारों वर्ड सेम है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है ना जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इस दोनों को पढ़ करके, क्योंकि एग्जाम में ना इसी दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर हम लोग आइसोटोनिक को बाद में एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना रखे हैं, आप एक बार इसको देखो, आसान सा डायग्राम है। देखो इसमें सॉल्यूट मैंने शुगर ले रखा है, ठीक है, तो इसमें 5 मिलीग्राम, और सॉल्वेंट जो है वाटर ले रखा है 100 मिलीग्राम। अब देख रहे हो सॉल्यूट ज़्यादा है ना, सॉल्यूट ज़्यादा है यहाँ पे देखो, तो हाइपर हो गया। हाइपो में देखो सॉल्यूट कम है ना, 100 मिलीग्राम, सॉल्वेंट देखो ज़्यादा है 500 मिलीलीटर, ठीक है। आइसो का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इधर आइए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट विल हैपन। देखो यहाँ क्वेश्चन ढक के है, बट अपने पीडीएफ में आप देख लेना कि व्हाट विल हैपन टू द सेल इफ इट इज पुट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर किसी सेल को लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे, अच्छा ऐसा नहीं है कि सेल के पास वाटर नहीं होता है बाबू, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। अगर अलाइव है सेल, अगर अलाइव है तो उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो अगर अलाइव सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन अगर हाइपरटोनिक हो, हाइपर का मतलब ज़्यादा सॉल्यूट यानी कि पानी कम हो, ठीक है ना। ड्रॉट का सिचुएशन आप समझ सकते हो, ड्रॉट में क्या होता है, सॉइल में पानी कम होता है, ठीक है, सेल में तो जितना है उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किसमें है, सेल के अंदर है, और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किधर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। तो क्या होगा, सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, देखो पानी बाहर निकल रहा है ना। इस तरीके से ड्रॉट की कंडीशन में रूट हेयर से पानी सॉइल में चला जाता है, ठीक है ना, और रूट जो है वो सूख जाता है, ठीक है, श्रिंक कर जाता है रूट का सेल, और फिर लास्टली डेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं कि सेल विल श्रिंक्ड एंड आफ्टर दैट विल डेड, ओके। इसी चीज़ को मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया है, सिंस द वाटर concentration of water is less in the medium in which the cell is kept, that is hypertonic medium, and the cell has comparatively more concentration of water, so water will move from higher concentration to lower concentration, ये तो आपको पता ही है, that is from cell to external environment, सेल से external environment में पानी बाहर निकल जाएगा, hence cell will lose water and get shrinked, पानी लूज कर देगा सेल और फिर श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है चिपक जाना, ठीक है ना, एकदम ये हो जाना, फूलना और श्रिंक होना, ठीक है। अब देखो, अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो, क्योंकि अगर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना ज़्यादा तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, द सेल विल लूज वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज सेल विल गेट श्रिंक्ड। ये शॉर्ट में हो गया और ये लॉन्ग में हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद भी आपको एक स्लाइड दिखाई देगा जिसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसमें हाइपर की जगह हाइपो लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि ऐसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन लेना है जिसमें कि वाटर ज़्यादा हो, और सेल में तो जितना है उतना ही है ही, लेकिन बाहर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा वाटर हो, ठीक है ना, तो सेल के साथ क्या होगा, ठीक है। आप इसका आंसर खुद अपने कॉपी में प्रिपेयर करना, ठीक है। और चाहो तो अब तुम आप ऑडियो करके भी भेज सकते हो, लिख के टेक्स्ट करके मत भेजना, ठीक है, आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है, और कॉपी में भी लिख के पेरेंट को दिखा सकते हो, ठीक। ये आज आपका होमवर्क है, इसको करके आप रखे रहना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।